बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के शहर इक़्तिदार से मैं आपके साथ शाहिद इमरान। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए राहत दी है डिफेमेशन केस में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और आज हमारा मुद्दा यही रहेगा कि क्या 2024 में मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। सबसे बड़ा सवाल आज के डिबेट में हम यही उठा रहे हैं कि क्या मोदी और राहुल गांधी, क्या ये खेल, क्या ये मैदान अब सीधे राहुल गांधी वर्सेस मोदी होगा 2024 में। आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे पहले आपको समझा देते हैं। 2024 में राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, 2019 का केस है, क्रिमिनल डिफेमेशन केस। गुजरात के ट्रायल कोर्ट में राहुल गांधी की समाअत चल रही है, लेकिन वहां पे ट्रायल कोर्ट में जज राहुल गांधी को बाकायदा तौर पर कन्विक्शन यानी सजा देते हैं 2 साल की। लेकिन राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, राहुल गांधी के केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। आज समाअत के दौरान जस्टिस BR गवाई, उन्होंने राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाया। राहुल गांधी के हक में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को रिलीफ भी दिया और कहा कि वायनाड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राहुल गांधी की, जहां पे लोगों ने राहुल गांधी को मुंतखब किया है, उनका बाकायदा तौर पर हक बनता है कि उनको कोई ना कोई वहां से रिप्रेजेंट करे। ये BR गवाई जो है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके रिमार्क्स थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रिलीफ कांग्रेस पार्टी को भी, राहुल गांधी को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पुरनेश मोदी की जानिब से ये बाकायदा तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी गुजरात में। कहा गया था कि मोदी सरनेम को लेके, राहुल गांधी के मुताबिक उनके स्पीच में राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो चोर होते हैं उनके पीछे मोदी क्यों लगा होता है। ये राहुल गांधी का कमेंट था जिस पर पुरनेश मोदी ने एतराज उठाया था। उन्होंने कहा था कि आखिरकार ये हदक आमेज बात जो राहुल गांधी ने की है वो गलत है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर राहुल गांधी को एक बड़ा रिलीफ, बड़ी राहत दी है और राहुल गांधी फिलहाल आजाद हो गए। और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के, गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा कि आज मोहब्बत की दुकान खुल गई, ताला खुल गया और नफरत का बाजार जो गर्म था वो बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज फिलहाल खबर सबसे बड़ी यही है कि राहुल गांधी को आज सबसे बड़ा रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी की जानिब से सीनियर लीडर इश्तियाक वानी साहब। इश्तियाक वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के तर्जमान आला शेख आमिर साहब। शेख आमिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शाहिद साहब। इश्तियाक वानी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डर कितना है, डर कितना पैदा हो गया है बीजेपी में? इमरान जी, किस बात का डर आप बोल रहे हैं? कितना डर है खीमे में? सवाल सुनिए। के फैसले हैं, हम मानते हैं, हम उन फैसलों को पहले भी मानते थे, अभी भी मानते हैं। और इन फैसलों से अवाम में जो बात आप कर रहे हैं और डर जो आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम न्यायालय के फैसलों को पहले भी बड़ी इज्जत करते थे। अभी भी जो फैसला आया है, वो पहले भी कोर्ट ने फैसला दिया था, इस बार दिया। आप देखते हैं आगे आगे जब फैसले आएंगे। हम थोड़ी बाहर की धरती पर जाकर फिर ये बोलते हैं कि न्यायालय भी मोदी जी के कहने पर चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मोदी जी के कहने पर चलते हैं। देखिए आगे आगे क्या होता है। वोट तो बहरहाल लोगों ने ही देने हैं ना। इश्तियाक वानी साहब, आप बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में, आप बहुत बड़े लीडर हैं, डोडा से ताल्लुक है आपका, जम्मू में कीमत जन है। लेकिन हम एक कार्यकर्ता हैं, कहिए। आप सुनिए मेरी बात। डर ये है कि आपके अल्फाज आपकी जुबान का साथ नहीं देते हैं। आज किस बात से हमें हमारे अल्फाज साथ नहीं देंगे?
मैंने आपसे ये कहा कि बाद में लोगों ने ही 2024 में वोट डालने हैं, तो कहां पर खड़े होंगे वो वक्त फैसला करेगा। ये कोर्ट के फैसले हैं, ये हम उन पर छोड़ देते हैं। वो आवाम के फैसले होते हैं। आवाम क्या फैसला करती है वो आपको अच्छी तरह मालूम है। इमरान जी, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज पवन खेड़ा जी, अभी मैं टीवी पर देख रहा था, वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी के इस फैसले पर आज मिठाई खिलाऊंगा, टमाटर दिखा रहे थे। आज तक पर मैं अभी देख रहा था कि आज टमाटर खिलाऊंगा आपको। यही अभद्र भाषाओं का जब इस्तेमाल होता है तो तभी कोर्ट भी बोलती है और हम भी बोलते हैं कि जब भी आपके लहजे में वो अभद्रता आ जाएगी तो फैसले फिर आवाम खुद ही सुनाती है। ठीक है शेख आमिर साहब, बीजेपी के लीडर कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, इदारों पे और बाहर के मुल्कों में। जी, आप आमिर साहब कैसे रिएक्ट करेंगे? जी शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ही मुबारकबाद देता हूँ और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, खासकर नहीं, हमें मुबारकबाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें मुबारकबाद मत दीजिए आप। ये सबके लिए है। देखिए, नहीं, हमें मुबारकबाद नहीं दीजिए। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। आप अपने अल्फाज पहले वापस लीजिए। हमें मुबारकबाद देने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी सियासत है, आपको मुबारक। आप अगर बात करने दीजिएगा तो ये आपकी सियासत है शेख आमिर साहब, आपको मुबारक। हमें मुबारक मत कीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। बात सुनिए। जी बात सुनिए। हम जानते हैं कि आप, जहां तक सहाफत की बात है, भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल जी ने बार बार कहा कि जो दबाव सहाफत पे है वो आए दिन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक आपने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं इश्तियाक साहब, उन्होंने कहा कि अभद्रता की बात की, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात की। अजीब सी बात है कि एक तकरीर के दौरान कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद उसको वापस लिया जाता है और फिर से उसको रेस्टोर किया जाता है। और सबसे मैं कहूंगा कि उसमें जो सबसे ज्यादा सजा है, जो आज तक किसी को मिली नहीं है, वो राहुल जी को दी जाती है। और यहाँ के इदारों को कमजोर किसने किया, यहाँ के हमारे मुल्क के एसेट्स को किसने बेचा, मुल्क को कौन कमजोर कर रहा है, आईन को कौन रौंद रहा है, जमहूरियत की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, ये सब जानते हैं। रही बात राहुल जी ने क्या कहा था, वो भी आवाम जानती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मामला जो भारतीय जनता पार्टी के सामने था, जो नरेंद्र मोदी जी के सामने जो एक बहुत बड़ा मामला जो था, मसला जो था, वो ये था कि पार्लियामेंट में उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपके पास सामने जब बात हो रही थी, आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि इस सरकार के जो फैसले हैं, इनकी जो नीतियां हैं और इनकी जो नीयत है, वो आवाम के खिलाफ है। और आपने देखा कि 2014 से लेकर अभी तक 9 साल हो गए इनके। हमारी इकोनॉमी कहां पर है, हमारी जीडीपी कहां पर है। ये जो फसादात पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं, जब भी चुनाव किसी भी रियासत में नजदीक आते हैं तो फसाद शुरू हो जाते हैं, राइट्स शुरू हो जाते हैं। इनको तकलीफ मुसलमानों से है, अकलियत से तकलीफ है। आपने देखा मणिपुर में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है। तो इसके चलते अभद्रता की बात कर रहे हैं, बदकिस्मती की बात है। इनको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या इनको जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से जो बयानात आते हैं, कत्ल करने के बयानात आते हैं, तलवारों की बयानात आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानात आते हैं, रेप के कहा जाता है कि मुसलमान औरतों का रेप किया जाएगा, मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार चल रहा है, मुसलमानों की मुझे मुकम्मल करने दीजिए, मुसलमानों की लिंचिंग चल रही है, गौ हत्या और इसके नाम पर जो जुल्म किया जा रहा है पूरे मुल्क में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुंह लेकर आवाम के सामने आ रही है। जो एक डर इनका था, वो डर का जो एक सबसे बड़ा जो मिसाल जो है आपके सामने ये है कि राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोकने के लिए, कि ताकि वो जो एक जंग वो अंदर भी लड़ रहे थे, बाहर भी लड़ रहे थे, और अंदर वाली जंग को रोकने के लिए एक जो फैसला लिया गया था, आज उसका नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ा फैसला अदालत इश्तियाक शुक्रिया। साहब, ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शेख आमिर साहब का कहना है कि आपको डर था राहुल गांधी
जिस तरह से बोल रहे थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी बोल रहे थे, तो आपको बड़ा डर था, इसीलिए आपने इनके मुताबिक साजिश की। इमरान जी, जी राहुल गांधी जी अब अमेठी की सीट हारे, चले गए उधर, 2 जगह से लड़ रहे थे। हम पार्लियामेंट में उनकी आवाज से क्यों डरेंगे? हम आवाम से डरते हैं। हमारा जो राजनीति है वो आवाम के लिए करते हैं। अगर उनको आवाम की फिक्र होती ना, तो वो 430 से घिसते 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 एक मैटाडोर में नहीं आ पहुंचे होते। उनके जो तरीकेकार है, और मुझे लगता है अगर उनके यही बयानात रहे तो अगले टाइम मैं शेख साहब से जरूर कहूंगा कि वो आते 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 एक सिक्योरिटी पर पहुंचे होंगे, क्योंकि अवाम को उनके आमिर साहब, नीयत वो ये बोल आमिर साहब रहे ये हैं, कहते हैं भाईजान कि जो बोल रहे पार्लियामेंट थे, से शेख सीधे साहब बोल रहे मैटाडोर थे। में पहुंचा दिया आपको बीजेपी ने। नहीं इमरान जी, मेरी अर्ज सुनिए। जी जी बोल रहे थे भाईजान, मेरे शेख साहब बोल रहे थे कि इन्होंने जो अवाम में और हिंदू मुसलमान का इसमें कोई इस समय है ही नहीं, मामला कुछ नहीं है। इस समय बात हो रही है राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस मिल रही है, और कितना टाइम लगेगा। अभी इनके प्रवक्ताओं को सुन रहा था मैं कि निकालते निकालते 24 घंटे लगे थे, और वापस लाते लाते कितना लगेगा, क्योंकि गुजरात से जब फैसला आया था और उसको 24 घंटे लगे थे। आप 2 किलोमीटर का फैसला, ये जो फासला है, तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये न्यायालय के फैसले हैं, ये जब भी आते हैं इनको बसरे तस्लीम खाम कबूल करना पड़ता है। हम जो भी कहेंगे, बहरहाल ये फैसले मानने पड़ते हैं। अब ये वो प्रक्रिया है, उसमें क्या टाइम लगेगा, उसमें बाद में क्या होगा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने पूरे मुल्क में अपनी साख खोली है, और वो अपने ही खेलते खेलते वो उन बालों पर खेलने लगे जो बाल उनकी रीच से बाहर होते थे, और वो वोट होने लगे। तो उस पे दोष देखिए, इन्होंने किसी आम व्यक्ति के बारे में भी ये प्लीज मुझे अपनी बात ये थोड़ी पूरी करने दीजिए। जी जी इश्तियाक साहब, आपका मुकाबला कहते हैं इंडिया से है। इंडिया जी, आपका मुकाबला इंडिया से है। अरे भैया, हमारा मुकाबला किससे है वो तो सारा देश जानता है। ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आम व्यक्ति के खिलाफ आदमी नहीं कर सकता है, और आपस में आदमी यहाँ एक दूसरे की बात रख सकता है। मैं शेख साहब को और शेख साहब मुझे बोल सकते हैं, मगर ये बाहर के मुल्कों में भी अपने मुल्क की जब वहां पर बातें लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है आमिर साहब, बैठ के कर दे और चुगलियां ते ना, वो ज्यादा विचार रखते हैं। वो आज पंजाबी में एक गाना भी है कि वो सिद्धू मूसेवाले ने जो गाया था ना, तो उस गाने में कुछ ऐसे आज एक और गाना आया है कि वो, चलो अब वो दूर कहीं बात चली जाएगी तो फिर अच्छा आमिर साहब, गड़बड़ हो जाएगा। आमिर साहब किनांदा आज ग्रुप फिरदा वो कहते असि शेर दा शिकार करना। जिन पार्टियों को जमा किया है ना, मैं अभी उनकी गिनती कर रहा था कि उनके पार्लियामेंट में संख्या कितनी है। अगर अखिलेश जी फलानी पार्लियामेंट में 2-2 मेंबर पार्लियामेंट ले लेकर बैठे हुए हैं। हमारे 303 मेंबर पार्लियामेंट भारत की जनता ने चुनकर पार्लियामेंट में भेजे हैं। ठीक है, वो कोई हम तो, इसलिए मैं भाईजान से ठीक है इश्तियाक साहब, मैं आमिर साहब एक मामला आपके लिए एक मिनट इश्तियाक साहब टीवी पर टमाटर जेब में लेकर आए थे, बोलने लगे कि आज मुंह मीठा नहीं कराऊंगा, टमाटर और मुंह खट्टा कराऊंगा। तो ठीक है आमिर साहब आप तक आवाज आ रही है? जी आमिर साहब, आप बड़े सब्र से सुन रहे हैं बीजेपी के लीडर को, क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छी बातें कर रहे हैं? देखिए, बातें तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि इसलिए तो बीजेपी कहते हैं भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जाहिल पार्टी है ये। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, देखिए जमहूरियत की बात है, व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी तो इनको पता ही नहीं क्या है। ये जब कहते हैं कि राहुल जी बाहर के मुल्क में जाकर बात करते हैं, तो इनको शायद याद नहीं होगा जब मोदी जी बाहर गए थे तो उन्होंने क्या क्या कहा था। तो जमहूरियत में
आपको हक है बात करने का। तो आपकी नाकामी अगर बाहर आ जाती है, क्या उनको पता नहीं है कि हमारी भारत की जो जीडीपी है वो कहां पर है? क्या बाहर के ममालिक उनको नहीं पता है कि हमारी इकोनॉमी कहां पर है? उनको ये नहीं पता है कि अकलियत के खिलाफ क्या चल रहा है? क्या उनको ये नहीं पता है कि यहाँ की मणिपुर की बहनों को किस तरीके से उनको मैं वो बोलने से भी मुझे लगता है कि वो शायद सही नहीं रहेगा, क्या उनको परेड कराया गया? तो इनके लिए तो इनको पता नहीं है जमहूरियत क्या है। ये जो स्कूटी की बात कर रहे थे, भिजवा देंगे मोदी साहब और शाह साहब को, उस पर बिठा दें आने वाले चुनाव के बाद, क्योंकि अवाम इनके फरेब को समझ चुकी है। क्योंकि जब भी वो कहते हैं कि सरहदों पे बड़ा तनाव है, पता करो कि क्या चुनाव है। जब भी चुनाव आते हैं, जब भी इंतखाबात आने वाले होते हैं, चाहे रियासत में इंतखाबात हो या मरकजी इंतखाबात हो, तो ये मामले आप देखते हैं। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि मुल्क में क्या हाल चल रहा है? 200 लोग मणिपुर में मारे गए हैं, 500 लोग जख्मी हो गए हैं, हजारों की तादाद में लोगों ने घर खो दिया है। मेवत हरियाणा में देखो क्या चल रहा है, गुड़गांव में क्या चल रहा है। कश्मीर में हमारे पास जमहूरियत नहीं है, सरकार नहीं है, हमारा रियासत का दर्जा नहीं है। ये कहते हैं कि राहुल जी की आज मेंबरशिप रिस्टोर हुई तो मैं ये बात ना करूं। तो जब छीनी गई थी तो किस बात पे छीनी गई थी? क्या इनको कानून पता है? जरा इनको बताइए, जरा कानून क्या है, इनको बताइए किस कानून के तहत और उसमें सजा कितनी मिलती है, और वो सजा सिर्फ राहुल जी को क्यों दी गई? तो आज मैंने इसलिए आपको मुबारकबाद का मुस्तहिक समझा था। मुझे लगा क्योंकि एक मीडिया आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मीडिया जो है, जो नेशनल मीडिया है, जहां के न्यूज रूम से जहर उगला जाता था, अभी भी है, लेकिन किसी हद तक वो भी समझ गए हैं कि ये जो तंजीम है, ये जो सरकार है, ये मुल्क का नुकसान कर रही है, हिंदुस्तान का नुकसान कर रही है। जब अलायंस बना तो इन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क का नाम इंडिया है ही नहीं, हमारे मुल्क का नाम तो भारत है। इनको हर उस चीज से तकलीफ है, इनको बस अपना वो मामला, अपनी सरकार को मुसलसल चलाना है, अपनी सरकार को बनाना है। इसके लिए चाहे मुल्क का नुकसान हो, अपने जाती मुफाद के लिए, ये किसी का भी। अब इनके जो मजाक जो चलते हैं या भी गाने भी सुना रहे थे, कोई मिसाल दे रहे थे, मैं एहतरामन मैं कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज में कोई यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त आवाम को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, आपका मुझे लगता है कि जब पंजाब में आपने देखा कि एक 2-3 जो बिल्स पास हुई थी, फार्मर्स बिल पास हुई थी, तो पूरे पंजाब ने एकजुटता का मुजाहरा किया था। तो आप जैसे लोगों की भी से गुजारिश है कि आइए, आवाम का साथ दीजिए, आवाम के साथ खड़े होइए, आवाम के मसले जो है उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे खिलाफ है। बिल्डोजर भी चला, जेलों में भर दिया गया, इतना कुछ हुआ, हम रुके हैं, ठहरे हैं, मजबूती से लड़ेंगे और इनके हर फैसले के खिलाफ, इनके हर एजेंडे के खिलाफ, इनके हर मंसूबों के खिलाफ इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वो कामयाब नहीं ना हो। इश्तियाक साहब, शेख आमिर कांग्रेस के तर्जुमान कह रहे हैं कि सरहदों पर तनाव है, रियासत में चुनाव है। बड़ा अच्छा शेर ने कहा, बड़ा अच्छा जुमला है इश्तियाक साहब। भाईजान, शेख साहब को एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये मणिपुर और बाकी हरियाणा जा रहे थे जी, इनको भाईजान को कहेंगे कि हमारे जब घर को आग लगी थी तो माचिस की तीलियां कहाँ से आई थी, वो माचिस कहाँ से आई थी? जिस जम्मू कश्मीर में मैं रह रहा हूँ, मैं तो इधर उधर की अभी बात करूंगा ही नहीं। ये बोल रहे थे तो कहाँ से आई थी? आप बताएं। मेरा घर बच जाए। नहीं, आप बताएं इश्तियाक साहब, ओपनली बात करें, पर्दे के पीछे बात ना। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आग लगाने वाली कांग्रेस है। भाईजान, मुझे पूरा करने देंगे इमरान जी, अपने शब्द में पूरे कंप्लीट करूं जी। भाईजान बोल रहे थे कि हमें मिलजुल कर, वाकई में अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद कि हमें बहरहाल लास्ट पर आवाम के लिए ही काम करना होता है। तो हम उधर मणिपुर और उधर भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अभी मैं उस बात पर आ जाऊंगा कि यह जो यहाँ पर ये सितम और हमारी ये जो माएं बहनें यहाँ तकलीफ में अभी भी है, ये बीज कहाँ से आया था? ये कौन से गुंदम में ये कौन सा बीज मिलाकर यहाँ बोया गया था? और कल तक जो बेवफा थे, आज ये वफादार हो गए हैं, आज ये एक दूसरे के तरफदार हो गए। मैं एक मिनट रोकना चाहता हूँ जी। शाहिद साहब, अगर इसकी मिसाल अगर आपको चाहिए तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ,
कल आप सुबह निकले, अपने कैमरा को जरा थोड़ा घुमाइए और आवाम से पूछिए, जो आज राहुल जी का फैसला आया है, तो आपको पता चल जाएगा कि वफादारी किसने की, बेवफाई किसने की। मैं ये जो बार बार कहते हैं कि यहाँ पे जो बीच वो भाईजान, वो कैमरे से काम नहीं चलेगा, वो ईवीएम आएगा, आवाम से पूछिए, आवाम से नहीं मैं देखिए, वो ईवीएम में पता लगेगा ना। इश्तियाक साहब, आप शायद इस बात से मुझे लगता है कि इत्तेफाक रखेंगे कि मीडिया जो है इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और बहुत अहम पिलर है। तो ये मीडिया जो दिखाती है, ऐसा नहीं है कि आप शाहिद साहब के कैमरा पे शक कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ईवीएम है, लेकिन आप जरा इनके कैमरा पे भी भरोसा किए। मैंने एक इल्तिजा जो है मेरी तरफ से थी शाहिद साहब को कि कल जरा आवाम से पूछ लीजिए, आवाम से उनकी इस फैसले के बारे में पूछ लीजिए, और उस खुशी से आपको मैं आपको यकीन दिलाता हूं। कल का कहा ना, मैं बोल रहा हूँ शाहिद साहब जी, कल तक जो बेवफा थे आज ये वफादार हो गए हैं, इसी पर इश्तियाक साहब को वफादारी पे मुझे आधा ही मसला आप सुन रहे हैं तो बताइए मुकम्मल कीजिए। कल तक जो बेवफा थे आज वफादार हो गए हैं, एक दूसरे के आप तरफदार हो गए हैं। अब हम बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि ये गद्दार हो गए हैं, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? जिन्होंने आग लगाई है, पेट्रोल कौन लेकर आया था? साहब, आपके शेर को शेर से ही जवाब देता हूं कि चमन को आप बार बार कहते हैं कि पिछली सरकार, इसका जवाब देता हूं कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। जिन्होंने मुकम्मल करने दीजिए कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। जिनने रोंद डाला चमन को अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरे वो रहनुमा नहीं है। वो क्या राह दिखाएंगे हमको, इन्हें अपनी राह की खबर नहीं है। चलिए देखते जाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेर और शायरी होगी आप दोनों का। नहीं आमिर साहब मेरे पास वक्त बहुत कम है। इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया। शेर और शायरी भी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जमान इश्तियाक वानी साहब, जम्मू से हमें ज्वाइन किए थे, और साथ ही साथ तर्जमान आला कांग्रेस शेख आमिर साहब ने भी आज के प्रोग्राम में बात की। मोदी वर्सेस राहुल गांधी इन 2024 आज के प्रोग्राम का मुद्दा यही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।